नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा, जहां आज हम बात करने वाले हैं सबसे खूबसूरत चीज आपके शरीर में आंखों की। जी हां, जितनी समस्याएं हैं आंखों से जुड़ी हुई, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनिया दमेले जुड़ी हुई हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी न्यूज में। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि हम अपनी शरीर की सबसे खूबसूरत चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है हमारी आंखें। कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि हम टेलीविजन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, कंप्यूटर पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रही हैं। मोतियाबिंद एक बड़ी समस्या बन के उभर रहा है हमारे सामने। हालांकि ये समस्या बहुत पुरानी भी है, लेकिन अब हम यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम देखना शुरू हो गए हैं। बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज में ऐसे रेयर केसेस आते हैं जब हमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम के सलूशन बताइए, कैसे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं इस बड़ी बीमारी से। नमस्कार। मोतियाबिंद आज नहीं, सालों पुरानी बीमारी है। इनफैक्ट ये बीमारी नहीं है, ये तो एक उम्र के साथ बदलता हुआ पड़ाव है। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं, उसी तरह उम्र के साथ हमारा लेंस भी सफेद होता है। उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद यानी कि वो जो मोती जैसा सफेद हो। बट ये बात बिल्कुल आपकी गौर करने लायक है कि अब डायबिटीज के केसेस के बढ़ने के कारण अब मोतियाबिंद के केसेस यंग लोगों में भी होने लगे हैं, और बच्चों में मोतियाबिंद अब और डिटेक्ट होने लगा है। पहले डायग्नोज नहीं हो पाता था, ट्रीट नहीं हो पाता था, मगर अब बहुत छोटे बच्चे, जैसे 3 महीने के बच्चे होते हैं या न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनमें भी मोतियाबिंद डायग्नोज होता है, ट्रीट होता है और लेंस डलते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैम आप बात कर रही हैं लेंसेज की, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कब हमें किस सिचुएशन पे कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और लेंसेज लिख देते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है। कि अगर हमारा सिर्फ कंप्यूटर का काम है तो हमें किस तरह के लेंसेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम दूर की नजर कमजोर है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तब किस तरीके का लेंस इस्तेमाल करें। तो लेंसेज के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत वाइड रेंज ऑफ लेंसेज आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक मिनिमम बेसिक रिजिड लेंस से लेके ट्राइफोकल लेंस तक। तो इतनी वाइड रेंज में किस लेंस का सिलेक्शन करें, कौन सा हमारे पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को फिट करेगा, कौन सा हमें कस्टमाइज ज़्यादा बेटर पड़ेगा, वो समझना एक हम बहुत ज़रूरी है। एक बजट तो एक रिस्ट्रिक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं, बट आपको अपनी नीड्स को करना है। क्योंकि जब एक बार लेंस डल जाता है तो वो लेंस ना रिप्लेस होता है, ना उस लेंस को हम के बाद कोई और किसी तरीके से रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक वाइडली थॉट अपॉन और वेल टेकन डिसीजन होना चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनली जाए तो 2 तरीके के लेंसेज होते थे, रिजिड लेंस और फोल्डेबल लेंस। अब लगभग हम माने तो 99% जो लेंस डलते हैं वो फोल्डेबल होते हैं, और इम्पोर्टेड और इंडियन लेंसेज की अलग अलग वेराइटी होती है। कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या ज़रूरत है जी। आप दूर का मेन देखना चाहते हैं, आप दूर और पास की नज़र दोनों का एडवांटेज लेना चाहते हैं, या आप दूर, पास और बीच की जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है, जिसको कंप्यूटर डिस्टेंस भी कहते हैं, वो भी आप लेना चाहते हैं। उस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नज़दीक पे डिपेंडेंस कम हो, हमारे को नज़दीक के लिए हमेशा चश्मा ना ढूंढना पड़े, हम कुछ चीज़ें थोड़ा कंफर्टेबली देख लें, तो आप मल्टीफोकल लेंस के लिए जाइए। मल्टीफोकल लेंसेज आपको वो करेक्ट करेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं नहीं, मेरा कंप्यूटर का वर्क ज़्यादा है, मैं बैंक में हूँ या मैं ऐसे ऑफिस में कंप्यूटर यूज़र हूँ कि जहाँ मैं लगभग 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पे स्पेंड करता हूँ, तो आप एक ट्राइफोकल लेंस पे जा सकते हैं। ट्राइफोकल यानी कि जिनके 3 फोकस होते हैं, एक नियर का, एक इंटरमीडिएट और एक डिस्टेंस का। तो वो लेंसेज आपके लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। जब हम आँखों के लिए को चेक करते हैं तो लगभग हम हर चीज़ चेक करते हैं, पर्दे की जांच करते हैं, ये आपकी एज, आपका प्रोफेशन, आपकी रिक्वायरमेंट, और उनसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा लेंस आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। मैम, डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारा विजन लॉस होने का, या फिर हमें दिखना बंद हो जाता है। वो जब हाई डायबिटीज़ होता है तब इस तरह की कंडीशन आती है। लेकिन अगर डायबिटीज़ भी है हमें, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है।
तो इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल करें या अपने लेंसेज का ध्यान दें, तो उस कंडीशन में किस तरीके के लेंसेज का इस्तेमाल करना होगा पेशेंट को? डायबिटीज का कई बार तो ऐसा होता है कि नेत्र रोग विशेषज्ञ ही डायग्नोज करके बताते हैं कि डायबिटीज है, और डायबिटीज एक लेवल पे आई को नहीं अफेक्ट करती है, वो हमारे लेंस को भी अफेक्ट करती है, ड्राइनेस ऑफ द आईज भी करती है, हमारे पर्दे को भी अफेक्ट करती है, हमारी आँख की नस को भी अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे बेसिक अगर हम शुरू करें तो डायबिटीज के मरीज को हर साल एक बार पूरा कंप्लीट आंखों की जांच करवाना करें। किन्हीं कारणों के कारण अगर आपने शुगर लंबे समय तक कंट्रोल नहीं की है तो आपको समय के पहले मोतियाबिंद भी हो सकता है। और डायबिटीज में जो होता है वो पोस्टीरियर सबकैप्सुलर जिसको कहते हैं उस तरह का मोतियाबिंद होता है, और जिसमें आपको दिक्कत ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी कैटरैक्ट का ऑपरेशन के लिए वही है कि शुगर सबसे पहले कंट्रोल हो, डायबिटीज़ में पर्दे की क्या सिचुएशन है वो डिसाइड किया जाए। अगर आप डायबिटिक है और आपका पर्दा हेल्थी नहीं है तो फिर आप मल्टीफोकल लेंसेज अवॉइड किए जाते हैं और दूर वाले लेंस ही डाले जाते हैं जो आपके दूर के विजन को करेक्ट करें। सोना जी, यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब हम मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है सर्जरी का, और हम सर्जरी के लिए भी काफी लंबे समय तक इंतजार करते हैं। एक सीजन का वो होता है विंटर्स का, और आज हम डिस्कशन भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि विंटर्स नजदीक है, कुछ ही महीनों बाद सर्दी का मौसम आ जाएगा और मोतियाबिंद के ऑपरेशंस की जो स्केल है वो बढ़ जाएगी। लोग विंटर्स का इंतजार करते हैं कि हमें सर्जरी तभी करानी है। ऐसा क्यों? ये मिथ है या कोई समस्या है, या अब हम इसका ढूंढ चुके हैं उपचार? पहले की धारणा यही है कि सर्दियां आए तभी ऑपरेशन हो, मगर अब जिस टेक्निक से ऑपरेशन होता है फेको टेक्निक से, उसमें अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। शायद पहले टाके लगते थे तो टाके पकने का डर रहता था, लोग गर्मियों में अवॉइड करते थे, बट अब तो सूचरलेस सर्जरी होती है और MICS होता है जो लगभग बाल के बाद चीरे से होता है, तो सेल्फ सीलिंग होता है, तो उसमें सर्दी या गर्मी की हिसाब से करवा सकते हैं जी। तो सर्जरी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया है कि सर्जरी के बाद भी उनका विजन कभी कभी क्लियर नहीं होता, या उनकी और भी काफ़ी सब पकने का डर हो जाता है, इस तरीके की समस्याएं आती है। उस ड्यूरेशन में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा? जब भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो एक कंप्लीट आंखों की जांच करवा के एक कुशल नेत्र विशेषज्ञ से ही ऑपरेशन करवाना चाहिए, और लेंस बेहतर से बेहतर डलवाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपके पर्दे में कोई परेशानी है तो पहले पर्दे की परेशानी का इलाज करवाएं, फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएं। अगर वेल प्लानिंग की जाए तो 99% मोतियाबिंद के ऑपरेशन सक्सेसफुल ही होते हैं, उनमें कोई तकलीफ नहीं होती है कि अगर किन्हीं कारणों से रोशनी कम होती है तो जांचें होती हैं जिनसे पता चल जाता है कि क्यों कम है, क्या किया जा सकता है, किस तरह की दवाइयाँ चलाई जा सकती है जिस तरह से रिकवरी हो जाए। कई बार मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद लेंस के जिस झिल्ली में रखा जाता है वो झिल्ली भी सफ़ेद हो जाती है, उसकी सफ़ेदी से लोगों को कम दिखने लगता है और लोग सोचते हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, हमें ऑपरेशन के बाद कम दिखने लगा है। मगर वो झिल्ली की लेज़र से सफाई होती है, वो मुश्किल से 1 या 2 मिनट का काम होता है। OPD प्रोसीजर होता है, कोई ऑपरेशन या परहेज नहीं होता है, और उससे आपका ऑपरेशन के पहले तुरंत बाद जिस तरह से दिखता था उसी तरह से वापस देखना पड़ता है। कई लोग मान के चलते हैं कि हमारा जब ऑपरेशन हुआ है तो अब इसके बाद हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा काम आँख का पूरा हो गया है इस जीवन के लिए, मगर ऐसा नहीं है। आपके ऑपरेशन के बाद भी आपको साल में एक बार आँखों को दिखवाना चाहिए। चश्मे का नंबर कई बार बदलता है, आँख में और कोई भी परेशानी हो सकती है, उसको भी इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल सोनिया जी, बहुत सारी चर्चा हम आंखों पर कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और दोबारा से चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्थ मंत्रा में, जहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया दमेली जी। तो सोनिया जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हमारी आंखों पर, और मोतियाबिंद जो एक बड़ी बीमारी है आंखों की, आमतौर पर आजकल सबसे ज्यादा परेशान जो है वो माँ है।
क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं वो स्पेक्स लगाए होते हैं, उनको दिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो अच्छे स्पेक्स यूज कर रहे हैं, अच्छे लेंस के पावर के स्पेक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका विजन क्लियर नहीं होता है और एक टाइम के बाद भी, मतलब लंबे ड्यूरेशन के बाद भी वो स्पेक्स छूटता नहीं अगर एक बार लग गया। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है वो हम दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सही लेंस अगर हम उस टाइम पे ले लें तो फिर ये समस्या दूर हो सकती है, तो इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सौम्या। जब से कोरोना पैंडेमिक आया है तो एक तरह से एक मायोपिया पैंडेमिक भी हमारे वर्ल्ड में चल रहा है। जैसे हम सब कोरोना पैंडेमिक की बात करते हैं, मतलब लगभग 30% इंक्रीज हुआ है चश्मे के नंबर में बच्चों में जी। और ये बहुत चिंतनीय है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक लगभग 40 से 50% बच्चे चश्मा पहनेंगे। आप अगर हर क्लास में जाए तो आपको बच्चा बताएगा मेरे सारे फ्रेंड्स चश्मे पहनने लगे हैं। तो पहली चीज इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, वापस बैक टू नॉर्मल जाए। आप स्क्रीन टाइम को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ करें। और स्क्रीन टाइम का मतलब होता है मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का कंबाइंड स्क्रीन टाइम। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे आजकल खेलना भूल गए हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड प्लेइंग हम लोग छोटे में खेलते थे वो चली गई है। और आँख में सनलाइट का प्रवेश बहुत कम हो गया। अब बच्चे जो खेलते हैं वो शाम के 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद खेलते हैं, और जबकि पर्दे को सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है पर्दे के डेवलपमेंट के लिए। तो कोशिश करें कि मिनिमम 40 मिनट्स ऑफ प्ले जो हो वो ओपन में हो और लगभग शाम की जो धूप होती है उसमें बच्चे खेलें। मैम एक बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी सोनिया जी, यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं राहुल उन्नाव से, वो आपसे कुछ सवाल लेना चाहे। जी राहुल, आपका स्वागत है, सवाल लें। नमस्ते मैम, जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करता हूँ, ये ज्यादा देर तक मैं फोन वगैरह यूज करता हूँ तो आंखों से एकदम से आंसू आने लगते हैं, तो इसका क्या रीजन है? राहुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करता हूँ ज्यादा देर तक, तो राहुल की आवाज हमको आ नहीं है किसी कारणों से, तो जी आप अपना कंटिन्यू करें कि कैसे हम अपने बच्चों को स्पेक्स से दूर रख सकते हैं। चश्मे का इलाज चश्मा ही है, चश्मे का इलाज कोई दवा नहीं है जी। चश्मे के लिए आपको बच्चे को सोना और नहाना छोड़ के पूरे समय चश्मा पहनाना पड़ेगा और 6 महीने में बच्चे की चश्मे की जांच होनी चाहिए। चिंतनीय वही है जो आप कह रही हैं कि कभी कभी बच्चों में चश्मे से भी पूरा नहीं दिखाई देता है, जिसको हम लोग एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अच्छी बात यह है कि एम्ब्लायोपिया का एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो पैचिंग होता था, अच्छी आँख को बंद करना, उसके साथ साथ अभी डिजिटल एक्सरसाइजेज आ गई हैं जिनको करने से बच्चे का विजन डेवलप हो जाता है। तो ये एक न्यू मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, नया ट्रीटमेंट है। लगभग 1 से 1.5 महीने बच्चे को एक्सरसाइजेज वो करनी होती है जो लगभग 30 से 40 मिनट की होती है, और इन एक्सरसाइजेज से एम्ब्लायोपिया में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये एक नया ट्रीटमेंट है जिसको अभी कानपुर में कुछ ही जगह पे स्टार्ट हुआ है। हमारे सेंटर श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर बिराना रोड में भी है। आप कभी भी आइए, पूरी आंखों की जांच करवाइए और वो एक्सरसाइजेस करिए तो विजन इम्प्रूव होगा, चश्मे का नंबर स्टेबल होगा और ज़्यादा बेहतर बच्चा देख पाएगा। जी बिल्कुल। और एक जो बड़ी समस्या उभर करके ये सामने आ रही है वो ये है कि हम लेंसेज का इस्तेमाल करें या स्पेक्स का इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कहीं ना कहीं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर फैशन की तरफ जाते हैं तो हम लेंसेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पार्लर से लेंसेज शादी के दिन दे दिए गए, लड़कियों ने फैशन में लगाए और पार्लर वाली ने लगाना तो लगा दिए, लेकिन ये बताना भूल गए क्या उतारना है, कब उतारना है, कितने घंटे पहनना है, क्या केयर करनी है। और वो नेक्स्ट डे हमारे पास लाल आँख लेके, सूजी आँख लेके और आंसू आती हुई आँख या कीचड़ भरा हुआ या आँख में लेंस फंस गया है लेते हुए आते होंगे। तो लेंसेज यूज़ करना बहुत सेफ ऑप्शन है, बट लेंसेज के साथ उसके प्रिकॉशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑन एन एवरेज जो लेंस होता है वो 8 घंटे पहनने के लिए होता है। पहनने से पहले और उतारने के बाद लेंस को उसके स्पेसिफाइड सोल्यूशन से ही क्लीन करना चाहिए। आप कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं बिल्कुल, लेकिन किसी क्वालिफाइड पर्सन से लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो आपकी आँख चेक करके उसकी फिटिंग के हिसाब से लेंसेज देते हैं। अगर आप रेडी स्टॉक लेते हैं तो वो हो सकता है वो आपको लूज़ हो या
टाइट हो और आपको डिस्कम्फर्ट करें, तो कस्टमाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आर द बेस्ट वे टू गो फॉर। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, उन्नाव से किरण जुड़ चुकी हैं। जी किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो किरण, आप सुन पा रही हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हेलो। चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये जैसे कि आपने बताया कि कॉन्टैक्ट लेंसेज हमें ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा पहने हैं तो 8 घंटों तक ही हम पहन सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने के बाद स्क्रीन को फेस करना कितना सेफ हो सकता है? क्योंकि 8 घंटे ये डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा काम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं, वो 9, 10, 11, 12 बढ़ते ही जाते हैं। फिर फोन को यूज करना, अगर विजन क्लियर नहीं है तो फिर फोन भी उसी लेंसेज के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पे कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने ज्यादा ड्रॉबैक हमको दे सकते हैं? अगर आप किसी ऐसे जॉब में जो रिक्वायर करता है कि 12 आवर्स आप लेंसेज पहने, तो एक्सटेंडेड वे लेंसेज की एक अलग कैटेगरी आती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर 18 इयर्स के अबव है तो मैं ऐसे केसेस में आपको सजेस्ट करेंगी कि आप चश्मे से ही छुटकारा पा ले, गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस। आप लैसिक लेज़र करवाएं और या आप ICL यूज़ करवाएं, जैसा आपका पार हो उस हिसाब से, और आप लॉन्ग टर्म पे आप चश्मे के बिना रहेंगे, आपको कंफर्टेबल रहेगा। लैसिक लेज़र जो होता है वो वैसे भी एक सरफेस प्रोसीजर होता है, आँख में अंदर जाके कुछ भी नहीं किया जाता है, एक सेफ प्रोसीजर होता है, शॉर्ट मिनिमल टाइम का होता है, और उसमें आपकी नेक्स्ट डे से आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप वो दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल इन सच केसेस कि आप लैसिक लेज़र को ऑप्ट करें। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्जरी से काफी घबराते हैं, और जब बात आंखों की होती है तो ज्यादा लोगों की घबराहट बढ़ जाती है। तो अगर हम सर्जरी की बात करें, नॉर्मल या हमारे जैसे आपने बताया लेजर टेक्निक को अगर हम अपनाते हैं तो कितना सेफ होता है? और आगे जब हमारी एज बढ़ती है, 60+ हम हो जाते हैं, तो क्या वो इफेक्ट करती हैं चीजें या सिक्योर, मतलब सेफ हैं? जिस तरह से हमारे मोबाइल आप देखिए कितने बदल रहे हैं ना, समय के साथ हमारे मोबाइल बदल रहे हैं, उसी तरह आई में भी हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का आ रही है। और अब इतनी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लैसिक लेज़र के बाद आपका कोई रेसिडुअल पार आने का चांस तो नहीं है या कोई रिस्क तो नहीं है, वो सब पहले से जांचों से प्रिडिक्ट हो जाता है। तो नियरली 100% सेफ सर्जरी हो गई है ये। और क्योंकि ये सरफेस है, आँख में अंदर जाके ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अंदर जाके लेंस नहीं डाल रहे हैं, तो ये तो एक डर है, एक मिथ है जो हमने पाल रखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरीज डन वर्ल्ड वाइड। अगर हम अपनी आंखों की बात करें तो नींद को कैसे कहीं ना कहीं उसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि आंखों को बहुत जरूरत होती है कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, लेकिन आज हमारी इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है, लोग कहने लगे कि 5 घंटे की नींद काफी सफिशिएंट है। कि बड़े बड़े लोग, अगर प्रधानमंत्री जी को देख ले तो वो 5 घंटे सोते हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाना लोग शुरू कर देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, डार्क सर्कल्स होने लगते हैं, उनका विजन क्लियर नहीं होता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो एक एक्यूरेट स्लीप की अगर हम बात करें तो कितनी नींद की हमें हमारे शरीर को जरूरत होती है? आंखों के लिए तो नींद की बहुत आवश्यकता है। एक बॉडी के लिए 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूरत होती है, और ये इंडिविजुअल की एज और उसके वर्किंग स्टाइल और कितनी उसकी वॉक है उस पर डिपेंड करती है। बट 6 से 8 घंटे की नींद अगर हम देखें तो एवरेज ज़रूरत होती है हमको। अगर हम सोते नहीं है तो आंखों में सूखापन होता है, आंख भारी लगती है हमको, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं अगर लंबे समय तक हमें सोने में तकलीफ है। तो डेफिनेटली नींद का बहुत बड़ा रोल है। नींद और एक्सरसाइज दोनों ही हमारे शरीर और आंखों के लिए ज़रूरत है। सोनिया जी, विंटर्स आ रहे हैं, यानी कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, और अब आंखों की जो समस्याएं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ जाती हैं। केयर आंखें ज्यादा मांगने लगती हैं, ड्राइनेस होने लग जाती है आंखों में, ड्राइनेस की वजह से इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों से कैसे अभी से खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दें? विंटर्स में बहुत ड्राइनेस की केसेस बढ़ते हैं, तो 2-3 बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है जिससे ड्राइनेस नहीं हो। पहली चीज़ तो पानी समुचित मात्रा में पिए। दूसरी चीज़ है, जब भी आप बैठे, जब विंटर्स में हम ब्लोअर चलाते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट फेस पे, हमारी आईज पे उसकी एयर ना आए, उससे भी ड्राइनेस होती रहेगी। और विंटर्स में अगर आपको लगता है कि आपको आँख खोलने में दिक्कत हो रही है ड्राइनेस के कारण, सुबह उठने में
आँख खोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप टीयर सब्स्टिट्यूट्स जो प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। वो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होते हैं, या आप अपने आप के नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा के यूज़ कर सकते हैं। वो आपको आपके हिसाब से, ज़रूरत ड्राइनेस के हिसाब से आपको देंगे और वो डालने से आपको ड्राइनेस नहीं होगी। अब जो ये मेरा सवाल है ये काफ़ी पर्सनल भी हो सकता है और मुझे लगता है वैलिड भी बहुत ज़्यादा है कि जो आजकल हम कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं कि बहुत कॉस्टली भी होते हैं, कोई सस्ते कॉस्मेटिक्स भी यूज करे, तो आंखों पे काजल लगाना, लाइनर अप्लाई करना या बहुत अलग अलग प्रकार की सर्जरीज देखने को मिलती है कि अपने लैशेस को वो इनहांस कराते हैं, एक्सटेंड करा लेते हैं। तो ये सारी चीजें आंखों के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। तो कि इस तरह से कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो हम मेकअप भी हमारा हो जाए और हमारी आंखें भी सेफ रहें? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कम डिस्कस टॉपिक हैगा, और ये बहुत मुझे शायद इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बताऊं, आजकल कहना नहीं चाहिए लेकिन जब सस्ते कॉस्मेटिक्स की तरफ हम भागते हैं, ये चाइनीज़ जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके आईलिड में, यहाँ पलकों पे कैंसर कर सकते हैं। तो एक तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं वेयर करना है। आप जब वापस आए तो चेहरे को अच्छी तरह से साबुन से साफ करके आई मेकअप पूरी तरह रिमूव करें। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि आप 2 तरह के मेकअप रखें। एक पार्टी मेकअप अलग रखें जो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए, और एक रेगुलर मेकअप अलग रखें। जितना भी वाटरप्रूफ मेकअप होता है वो हमारे को अच्छा तो लगता है क्योंकि वो वॉश नहीं होता है, ज़्यादा बेटर लगता है, बट वो आई के लिए उतना ही टॉक्सिक होता है। तो आप रेगुलर में वाटरप्रूफ मेकअप को अवॉइड करने की कोशिश करें, और जितना हाईली पिगमेंटेड होगा, मतलब जितना ज़्यादा हम कलरफुल आई शेडोज़ या आईलाइनर्स की तरफ जाएंगे, उतना हम आई को आई की डिजीज़ेस के लिए प्रोन कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत डेंस काजल लगाते हैं जो वो हटाते ही नहीं है कभी, तो उसके कारण हमारे आंसू की जो ग्रंथियाँ होती हैं लैशेस पे वो भी बंद हो जाती हैं, और उसके ब्लॉकेज के कारण हमें दाने हो जाते हैं, कलेजियन डेवलप हो जाते हैं, कई बार आंखें सूजी सी होती है या आंखों में रिएक्शन सी हो जाती है। जी सोनिया जी, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक यू मैम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा काम डेली का होता है। सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा सिस्टम पे काम होता है कंप्यूटर पे, तो थोड़ा सा ही काम करते हैं मेरे आंख में दर्द होने बहुत तेज होने लगता है। कॉस्मेटिक्स की, लेकिन अब मैंने इस बीच में बात करी लैशेस एक्सटेंशन की भी, कि आजकल इतना ज्यादा हम मॉडर्नाइज अपनी नेचुरल चीजों के साथ खिलवाड़ करने लग गए हैं कि उसका ड्रॉबैक बाद में खुद हमें ही भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कितनी सेफ है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं, हालांकि ये सारी चीजें काफी प्रोफेशनल्स इसको डील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है ये काफी अनसेफ हो सकती है हमारी आईज के लिए। बिल्कुल, जितना भी आप आर्टिफिशियल चीज का यूज करेंगे, अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो आप अपने बॉडी को रिस्क पे तो रखते ही हैं। साथ ही साथ कई बार लोगों की लैशेस परमानेंटली चली जाती हैं। कई ऐसे केसेस आए कि लैशेस कुछ पोर्शन की परमानेंटली चली गई क्योंकि उनको रिएक्शन हो गई उससे, और फिर फाइनली जो लैश का मुंह होता है वो बंद हो गया और लैश वहाँ पे आई लैश नहीं हुई और वो ऑड लगने लगा उनको। तो अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे ज़रूरत भी है तो उसको लगाने के बाद तुरंत उसको अच्छी क्वालिटी के उस रिमूवर से ही रिमूव करें। गो फॉर बेटर क्वालिटी वंस सो दैट इट डज लेसर हार्म। जी बिल्कुल, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आंखों पर कि किस तरीके से हमें अपनी आंखों को महफूज रखना है, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से हेल्थ मंत्रा पे हम चर्चा करेंगे आंखों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हमारी आंखों पर। जी हाँ, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया दमेले जी। तो सोनिया जी, हम लगातार आंखों पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी बिंदुओं पर हमने बात भी की है। अभी मॉनसून चल रहा है, मॉनसून में बड़ी दिक्कतें हमारी आंखों को हो जाती हैं, काफी इचिंग सी होने लगती है, या हमारी जो लैशेज होती है, हमारी पलकें होती हैं, वो काफी झड़ने लग जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मॉनसून में किस तरीके के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? बरसात के मौसम में वायरल इन्फेक्शन का बहुत केस बढ़ जाते हैं और आँख में भी वायरल इन्फेक्शन के केस बढ़ जाते हैं। तो आँख की पुतली में इन्फेक्शन होने लगता है जिसके कारण आँखों में पानी आना, आँखों में लाली आना, आँख सूज जाना, आँख में दर्द होना।
ये होता है, जिसके लिए एंटीवायरल्स और ड्रॉप्स चलती हैंगी, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बरसात का पानी गंदा होता है तो आप कोशिश करें कि जब आप कहीं से आए या गीले हो जाएं तो आंखों को अच्छी तरह से पानी से धुल लें, ताकि उसका कोई भी गंदगी उसमें ना जमा हो। दूसरी चीज़ ये है कि बरसात के समय हमारी आईलैशेज़ में एलर्जी भी होने लगती है, जिसके कारण आप कह रही हैं कि पलकों का झड़ना या खुजली होना होता है। उसके लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स और मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, उससे वो ठीक हो जाती है। जितना आप आँखों को मलेंगे उतना एलर्जी बढ़ेगी। इस बात को सोनिया जी, आपसे बात करने के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं जी। आपका GMD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मैं कृति बोल रही हूँ कानपुर से। मैं मैम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, पूछे। मैम, अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मेरे पापा की आंखों में बहुत ही ज्यादा रेडनेस है और खुजली भी बहुत हो रही है। और एक बार उनका ऑपरेशन हम लोग मोतियाबिंद का करा चुके हैं, लेकिन रोशनी अच्छी नहीं आई है। क्या करना चाहिए? आपके जो आंखों में खुजली और लाली हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली एलर्जी के लिए हो रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, वो देखेंगे। आप चाहें तो मेरे सेंटर पे आ सकते हैं कि बिराना रोड में श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर, और उसमें अगर एलर्जी होगी तो एलर्जी की ड्रॉप से और ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद नॉर्मली 100% रोशनी आती है। कभी किसी कारण से अगर पर्दे में परेशानी हो या आपकी नसों में सूखी हुई हो तब नहीं आती है रोशनी, उसकी जांच करके उसका समुचित इलाज किया जा सकता है। झिल्ली आने के कारण भी, जैसे मैंने पहले बताया, उसके कारण भी रोशनी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कम हो जाती है। तो झिल्ली की याग लेज़र से सफाई होती है और उससे तुरंत रोशनी वापस आ जाती है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जैसे आपने ड्रॉप्स का जिक्र किया है कि हम ड्रॉप्स को इस्तेमाल, क्या डेली ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना सेफ हो सकता है? ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है और लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आँख में डालते रहना चाहिए, और कुछ लोग गुलाब जल भी डालते हैंगे अपना। तो पहली चीज़ तो पहले जब शायद किसी ज़माने में प्योर मिलता था तब तो शायद डालना सही समुचित तो या सही हो सकता था, मगर आज के टाइम में जब सिंथेटिक गुलाब जल मिलता है तो उसको अवॉइड करना ही बेटर है। कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप रोज़ डालें। अगर आपको ड्राइनेस लगती है, आपको लगता है कि आँख में कुछ भारीपन है या आँख में कुछ डालना है, कहीं से ट्रैवल करके आए हैं या सुबह आँख खोलने में भारीपन लग रहा है, तब आप एक टीयर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर्स होता हैगा, उसको यूज़ करने से आपको आराम मिल जाएगा। बट रेगुलर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जी, जैसे कि सोनिया जी, ड्रॉप्स का जो एक मिथ था वो तो हमने क्लियर कर लिया। हमारे आमतौर पर हमारे घरों में होता है कि जब किसी के घर में कोई न्यू बॉर्न होता है तो काजल का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जो पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं कि आंखें बड़ी हो जाएंगी, रोशनी तेज हो जाएगी, तो वो काजल का इस्तेमाल करते हैं, घर में खुद काजल बनाते हैं और फिर लगाते हैं। तो उसकी वजह से जो बच्चा होता है उसे काफी दिक्कतें आंखों में हो जाती हैं। लेकिन उनके पुराने नुस्खे हैं तो उसे भी हम कहीं ना कहीं झुठला नहीं सकते हैं। तो कितना सेफ हो सकता है ये बच्चों के लिए? काजल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको नज़र बचाने के लिए काजल का इस्तेमाल करना है तो माथे पे या पीठ पे कहीं लगा लें, लेकिन आँखों में ना लगाएं। बल्कि उससे क्या होता है कि जो हमारी आंसू की का जो रास्ता होता है, जो नाक में बहता है, वो कई बार ब्लॉक हो जाता है और बच्चों को आँखों से पानी या कीचड़ आने लगता है। और आँख की अपनी ग्रोथ पैटर्न होती है कि वो उसका साइज़, उसकी जितनी बड़ी आपको दिख रही है, वो अपने हिसाब से ग्रो करती है। उसको काजल लगाने ना या नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, लगातार हम चर्चा लेंसेज पे भी कर रहे थे। तो लेंसेज, कोई ऐसा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई कंप्यूटर पे बैठता है तो कोई और लेंस का इस्तेमाल करता है, जब वो ड्राइव कर रहा होता है तो कोई और लेंस का इस्तेमाल कर रहा होता है, या वो जब बुक्स पे ध्यान दे रहा होता है तो कोई। तो इतना जल्दी जल्दी आंखों में लेंसेज का चेंजमेंट, जो स्पेक्स का चेंजमेंट होता है, वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या फिर ये सेफ है? चश्मे का चुनाव करते समय केवल फ्रेम के चुनाव पे नहीं ध्यान देना चाहिए जिस पे हम फोकस करते हैं। जो मेन चीज़ है वो उसका जो आप लेंस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ्रेम पे में इन्वेस्ट करने की जगह अगर आप लेंस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर विजन मिलेगा और क्वालिटी ऑफ विजन बढ़ जाएगा। चश्मे पे डिफरेंट टाइप की कोटिंग्स होती हैंगी, उसी के बेसिस पे, जैसे अगर आप बाहर बहुत ट्रैवल करते हैंगे, आप इस तरह के जॉब में, जैसे कुरियर का काम है या आप उस तरह के जहाँ आपको ट्रैवल ओपन में ज़्यादा करना पड़ रहा है, तब आप जैसे ब्राउन कोटेड लेंसेज होते हैंगे वो आप यूज़ करते हैं, जो आपको फोटोक्रोमेटिक लेंसेज होते हैंगे।
जो धूप छाव के, जिनको लोग जनरल टर्म में यूज़ करते हैंगे, वो फ़ायदा करते हैं। लेकिन अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा आएगा तब आपको ये धूप छाव वाले बल्कि आपको नुकसान करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। तब आपको एक ब्लू फिल्टर लाइट की ज़रूरत, चश्मे की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है, जो स्क्रीन से निकलती है ब्लू लाइट, वो हमारे पर्दे को नुकसान करती है, और उससे बचने के लिए वो ब्लू फिल्टर लाइट वाली कोटिंग वाले आपको लेंसेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सोनिया जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं जो आपसे सवाल लेना चाहेंगे। जी, आपका क्या कुछ सवाल है, आप ले सोनिया जी से। मैम, मेरे आंखों में पिछले 3 साल से कीचड़ आता है और वो सही नहीं हो पा रहा है। आपकी उम्र क्या है? मैम, मेरी उम्र 27 है। अगर लगभग 3 साल से कीचड़ और आ रहा है और सही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको सिरिंजिंग की ज़रूरत है। सिरिंजिंग करके देखा जाएगा कि जो आंसू के निकलने का रास्ता है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है। नॉर्मली अगर आंसू के निकलने का रास्ता ब्लॉक होता है तब हमारे आंसू इकट्ठे होकर कीचड़ में बदल जाते हैंगे। अगर सिरिंजिंग में वो ब्लॉक आता है तो फिर ऑपरेशन करके उस रास्ते को क्लियर किया जाता है और फिर आंसू अपने रास्ते निकलेंगे तो आपको कीचड़ में नहीं बदलेंगे। तो इसके लिए आप पहले सिरिंजिंग करवाइए और फिर उसके बेसिस पे आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करवाइए। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। मैम, अक्सर देखा जाता है कि लोगों की आंखें इतना ज़्यादा कभी कभी थक जाती हैं और वो उसका सही इलाज नहीं करते कि उनमें सिकुड़न आ जाती है। हम आसपास अपने आईलेट्स के पास देखते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, तो इसके लिए हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? कब हमें ये महसूस हो जाना चाहिए कि अब हमारी आंखों को डॉक्टर की ज़रूरत है? आँखों के आसपास जो सिकुड़न आती है उसके लिए कुछ आप क्रीम से नहीं फ़ायदा होगा, वो एक इंटरनल चीज़ है। अगर आप इंटरनली ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर चुके हैं कि कंप्लीट नींद लेना, समुचित मात्रा में पानी पीना और हेल्थी न्यूट्रिशन रखना, यानी कि हरी सब्जियां और फल इत्यादि का सेवन अच्छी तरह से करना और थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना, उससे भी फ़ायदा होता हैगा। और जिन लोगों के लिपिड्स बढ़े रहते हैं उनकी भी आंखों के आसपास रिंकल्स या स्पॉट्स बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्पॉट्स बन जाते हैंगे, सिकुड़न हो जाती है। तो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करके लिपिड कंट्रोल में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपकी आईज बेटर और ब्यूटीफुल दिखेंगी। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गई हैं। जी मैम, अपना सवाल ले। देखिए, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करती हूँ या किसी चीज़ पे ज़्यादा देर फोकस करती हूँ तो मेरे शरीर में दर्द होने लगता है और आंखों में दर्द होता है, एकदम ऐसा लगता है ब्लरपन सा दिखाई देता है, आंखों में कालापन सा आता है और सुस्ती बहुत आती है आंखों में, लगता है कि आंखें बंद करके लेट जाओ। एक यूनिवर्सल रूल है 20-20-20, यानी कि अगर आप 20 मिनट स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं तो आपको 20 सेकंड के लिए पलकें झपकानी है इस तरह से, और आपको 20 फीट दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखना है। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है जिसको अगर आप फॉलो करें, यानी कि आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते समय आप 20 मिनट बाद 20 सेकंड के ब्रेक लेते रहेंगे तो आपकी आंखों में आंसू अच्छी तरह से फैलेंगे और आपको भारीपन या थकान या आंख बंद करने का मन नहीं करेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये हो रहा है तो आप टीयर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते। साथ ही साथ योगिक आई एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनको करिए। सुबह शाम आप 10-10 मिनट के लिए योगिक आई एक्सरसाइजेज करिए, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अपने कंप्यूटर स्क्रीन की डिस्टेंस सही रखिए, उसमें एक ब्लू फिल्टर स्क्रीन लगवा लीजिए और आप अपने नंबर भी चेक करवाइए। हो सकता कोई छोटा नंबर हो जिसके कारण आपको भारीपन होता हो, तो बहुत छोटा नंबर भी हो तो उसको भी पहनिए, और अगर कोई नंबर नहीं है तो प्लेन ब्लू फिल्टर शीशा पहन के आप काम करिए। जी सोनिया जी, इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपना सवाल ले। हेलो जी जी, आप जी सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल ले। मेरा सवाल ये है मैम कि मैं जब बाइक चलाता हूँ तो आंखों से आंसू बहुत आते हैं हमारे। हवा के कारण आपको तेज हवा के कारण आपको आंखों से आंसू आते हैं, आंखों में ड्राइनेस होती है। तो सन ग्लासेस जो ले वो चौड़ी कमानी वाले, जो स्पेशली जो साइड से आपकी आईज को कवर करे, उस तरह के सन ग्लासेस का चुनाव करें, और हो सके तो हैट पहनिए, और फिर वही जो एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स और टीयर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं उनका यूज़ करिए तो आंखों में पानी आना कम हो जाएगा।
जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेंसेज पे भी हम बात कर रहे हैं। जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आते हैं तो बहुत लोगों को अक्सर देखा है कि वो एक काले कलर का चश्मा पहनते हैं। तो वो चश्मा क्यों पहनाया जाता है, या अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम ऑपरेशन के कुछ ही टाइम बाद बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकते हैं, हमें किसी तरीके की स्पेक्स की नीड नहीं है? अब तो मोतियाबिंद की जो सर्जरी है वो वॉक इन सर्जरी होती है। आप जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आप घर वापस चले जाते हैं और नेक्स्ट डे से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। अब उस तरह के काले चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है। पहले जब एट्रोपिन का इस्तेमाल होता था सूचर वाली सर्जरी में, तो प्यूपिल हमारी डायलेट हो जाती थी और आंखों में रोशनी बहुत चुभती थी, तब हम इस तरह के काले चश्मे लगाते थे। लेकिन हाँ, एक पुरानी प्रचलन में चल रहा है, तो आज भी मरीज हम लोगों से काले चश्मे ही लेते हैं। हम उनको कहते हैं एक आई प्रोटेक्टिव गॉगल्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो प्लेन वाइट भी हो सकते हैं, आपके अपने चश्मे भी हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल कर रखें, केवल इस एहसास के लिए कि आप भूल ना जाएं और आप अपनी आँख को मल ना लें, अपने आँख में हाथ ना लगा लें, डायरेक्ट कोई धूल या किसी चीज़ से आपको आँख चोट ना पड़े। तो 1 हफ्ते के लिए अपने वर्किंग टाइम में आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है। काला चश्मा हो ये जरूरी नहीं है। जी, ब्लू लेंस गॉगल्स के आजकल हम स्पेक्स की बड़ी बात करते हैं कि जब हम स्क्रीन पे हो तो ब्लू लेंस का चश्मा लगा लें, तो क्या ये ब्लू लेंस का जो हम चश्मे की जो बात करते हैं वो काफी है जब हम स्क्रीन पे हो या स्क्रीन देख रहे हो? तो ब्लू लेंस या ब्लू कट चश्मा जो होता है उसमें एक कोटिंग होती है जिसके कारण जो ब्लू लाइट निकल रही होती है वो कट जाती है, वो आँख में अंदर नहीं जाती है, क्योंकि वो ब्लू लाइट हमारे मैकुला को नुकसान करती है, पर्दे को नुकसान करती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास नंबर भी नहीं है तो भी आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप एक ब्लू कट लेंस का इस्तेमाल करें। आपको आँखों में थकान वगैरह नहीं होगी, लॉन्ग टर्म पे आँख पे कोई नुकसान नहीं होगा। और आजकल छोटा भी नंबर हो अगर आपका, तब भी आप उसको पहने, क्योंकि आपको कंफर्ट लेवल ज़्यादा रहेगी उससे। जी, सोनिया जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी आंखों की जानकारी लेना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल ले। सर, मुझे ये जानकारी करनी है कि मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ क्योंकि आंखों में काफी दिक्कतें हो रही हैं, मुझे स्वेलिंग आ जाती है, आंखों से पानी निकलने लगता है और रात में जब सोते से काफी खुजली होती है। तो ये जैसे ही बारिश होती है तभी शुरू होता है, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद ठीक हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सीजनल एलर्जी मालूम पड़ती हैगी, ये जब चेक करेंगे तो सीजनल एलर्जी ही इस सीज़न में होती है। को आप ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए जिसमें लो डोज स्टेरॉइड्स होते हैं, टीयर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आँख को मलिए नहीं, अगर मलने की इच्छा हो तो आप आँख को ठंडे साफ पानी से वॉश कर लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर आंखों में ज्यादा खुजली है तो आप पानी का इस्तेमाल करें, आंखों को मलना ठीक नहीं है। तो यहाँ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है कि हम स्पेक्स कैरी कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता होता है कि हमारी आंखें कमजोर हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बीच बीच में हमारा जो विजन लॉस होता है, दिन में कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें बिल्कुल धुंधला दिखाई पड़ रहा है या हम देख नहीं पा रहे हैं। उस वक्त आदमी बड़े असमंजस की स्थिति में होता है कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या नींद की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है लेकिन वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि समस्या है क्या। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ होता है जहां आपको ट्रांजिएंट सडन लॉस ऑफ विजन या ट्रांजिएंट सडन गिडी विजन थोड़ी देर के लिए कम हुआ और फिर ठीक हो गया, तो आपको एक बार पूरे पर्दे की जांच करवानी चाहिए। पर्दे की बीमारियों में ऐसा होता है, नस की बीमारियों में, कि ऐसे सडनली आपको कम दिखने लगे और फिर प्लस आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो भी मॉनिटर करने की ज़रूरत हैगी। ड्राइनेस के कारण भी ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखा, फिर ठीक सा पलके झपकी और एकदम से फिर साफ दिखने लगा। अब आजकल का ऐसा समय है कि हर कोई अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी जागरूक हो गया है। हमें आँखों की जाँच किस किस ड्यूरेशन में करा लेनी चाहिए? मतलब आँखों का चेकअप हमें कब कब करा लेना चाहिए कि उसकी भी सुनिश्चितता हमें कर लेनी चाहिए कि हाँ अब हमें हमारी आंखों को जरूरत है डॉक्टर की, तो कब हमें ऐसा करना चाहिए? जीवन के प्रारंभ से स्टार्ट करें तो जब बच्चा 1 महीने का होता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है, फिर बच्चा जब 2 साल का होता है, जब आप स्कूल में एडमिशन करवाएं 12 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। ये तो बच्चों के लिए हुआ।
आप उसके बाद हर साल एक बार दवा डाल के आँख की कंप्लीट चेकअप करवाएं, ताकि कुछ भी कोई बीमारी हो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए। अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड डिटेक्ट होती है तो आप अपने पर्दे की जांच अवश्य करवाएं। 40 साल की उम्र में जब चश्मे का नंबर आने लगता है तब आप उसकी फिर से एक बार अपनी आँख की चेक करवाएं, और उसके बाद जैसा डॉक्टर सलाह दे आपको, वो साल भर में, 6 महीने में या 2 साल में, जिस समय वो आपको बोले कि आएँ और दिखाएं, तब आप अपनी आँखों की जांच करवाएं। जी, जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले जब आपका बच्चा होता है, यानी जब न्यू बॉर्न होता है, तब हमें सबसे पहले चेकअप कराना चाहिए, फिर स्कूल भेजने से पहले। तो ये जो आपने समय बताया है, ये किस लिहाज से बताया, मतलब इस टाइम पे हम कैसे पता कर सकते हैं हमारी आंखों के उसके बारे में? जब बच्चा 1 महीने का होता है तो कुछ ऐसी बीमारी होती है, जैसे आरओपी होता है या कंजेनाइटली हमें मोतियाबिंद हो सकता है या पुतली की बीमारी हो सकती है। तो वो बीमारियां हम अगर उस स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं तो हम ऑलमोस्ट फुल विजन रिकवरी कर सकते हैं ट्रीटमेंट से, जबकि बच्चा बहुत छोटा है उस समय। और अगर कुछ चीज़ डिटेक्ट होती है तो इट इज़ गुड कि हम उसको एक बार 6 महीने में दिखाएं, क्योंकि 6 महीने में हमारा बच्चा फिक्सेट करने लगता है, फोकस करके देखने लगता है, चीज़ों को फॉलो करने लगता है। तो ऐसे में हम उसके भेड़ेपन को, उसकी नज़र को किस तरह से डेवलप हो रही है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। स्कूल जाने से पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस समय फिर बच्चा साइन लैंग्वेज से या पिक्चर आइडेंटिफिकेशन से हम विजन प्रॉपर कर पाते हैं। तो जब हम विजन प्रॉपर कर पाएंगे तो हमको बच्चों को पढ़ाने में भी आसानी होगी, बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्कूल में साफ देखने के कारण बना रहेगा। और इस स्टेज में 6 से 8 साल की उम्र तक बच्चों में विजन डेवलप होता है, आंख भी डेवलप हो रही होती है। जी, डॉक्टर सोनिया यहाँ पर हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सवाल लें, डॉक्टर साहब को सुन रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिस्टम का उसकी काफी देर तक काम कर सकता हूँ, तो मेरी आंखें जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप टीयर सब्स्टिट्यूट का यूज़ करें। अगर आप को ज़्यादा सिवियर ड्राई आईज हो रही है तो आप सोडियम हाइड्रोनेट वाले जो टीयर सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो थोड़े लॉन्ग एक्टिंग होते हैं या थोड़े सस्टेन्ड एक्शन वाले होते हैं टीयर सब्स्टिट्यूट्स, वो आप यूज़ करें। तो उसमें आपको जैसे सिस्टेन अल्ट्रा होता है, सिस्टेन हाइड्रेशन है या जेंटिल जेल है, वो आप यूज़ करें तो उससे आपको लॉन्ग टर्म आराम मिलेगा। जी, एक यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बहुत सारी बीमारियों को कह देते हैं कि जेनेटिक है। जैसे डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो अगर घर में और किसी को हो जाती है तो हम कहते थे जेनेटिक है, इस पर ध्यान दो, किसी को भी हो सकती है। और जब हम चश्मा लगाते पूरे परिवार को देखते हैं तो सेम बात कह देते हैं। तो आंखों का भी हमारे जीन से कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल। चश्मे की बात करें तो लगभग 40% ट्रांसमिशन रेट होता है कि अगर पेरेंट्स में से किसी को चश्मा है तो बच्चे को होने की चांस है। और हम हमेशा जिन पेरेंट्स को चश्मा होता है उनको सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चों को अगली बार साथ में लेके आइए और अपने चश्मे उनकी भी एक बार नज़र की जांच करें। अगर घर में एक बच्चे को चश्मा है तो दूसरे छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे की ज़रूर जाँच करवाने को कहते हैं। सिमिलरली ग्लॉकोमा में भी ऐसा होता है, जो सबलवाई कहते हैं जिसको, या काला मोतिया लोग कहते हैं, उसमें भी जेनेटिकली होने का चांस रहता है कि वो मोतियाबिंद जो कंजेनाइटल होता है, जो पैदाइशी मोतियाबिंद होता है, वो भी जेनेटिक होता है, कुछ फैमिलीज में ज़्यादा रन करता है। जी डॉक्टर सोनिया, हम लगातार हमने बहुत सारे सवालों पर चर्चा की है, तो अब समय हो चला है इस शो को खत्म करने का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी, आप अपना सवाल लें। हाँ, जैसे आंखों में जलन होने लगती है और काफी ज्यादा जो है कभी कभी आंखों से पानी होने लगता है, तो उसके लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए? अगर आंखों में जलन और पानी हो रहा है तो जब भी आप कहीं बाहर से आए तो आंखों को पानी से धुलें। ड्रॉप्स का आप इस्तेमाल करें, नॉन स्टेरॉइडल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पे, तो आपको आराम मिलेगा। जी, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आज हमारे जब पूरा सेशन चला उसमें काफी सवाल आंखों की ड्राइनेस और आंसू से रिलेटेड आए, तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये जो चीजें उनके साथ हो रही हैं उससे कैसे बचा जा सकता है? अगर कहें कि 100 बात की एक बात है रेगुलर एग्जामिनेशन। अगर आप अपनी आंखों का रेगुलर एग्जामिनेशन साल में एक बार करवाएंगे तो आप लगभग 90% बीमारियों से बच सकते हैं बहुत ईजिली। सिंपल 1 या 2 ड्रॉप से आपको कंट्रोल हो सकता है।
तो एक रेगुलर एग्जामिनेशन की जो बात है, हम सब लोग फोकस करते हैं ट्रीटमेंट पे, लगभग हम हिंदुस्तान में सभी की आदत है ट्रीटमेंट पे फोकस करने की। हमारे यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ का कंसेप्ट नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ के कंसेप्ट पे जब हम शिफ्ट होंगे तभी हम अपने आप शरीर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ यही कहती है कि आप अपना रेगुलर चेकअप करवाएं और अगर कोई चीज़ डायग्नोज हुई है तो उसको अर्ली स्टेज में ट्रीट करें, क्योंकि लगभग सारी ही बीमारियां अर्ली स्टेज में कम्प्लीटली इकोनॉमिकल वे में और सिंपल वे में ट्रीट हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया दमेली जी, आज हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से अपनी आंखों को बचा करके आपको रखना है और किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है और किन लेंसेज का इस्तेमाल आपको कब करना है, वो भी डॉक्टर सोनिया जी ने आपको बताया है। और फिर भी कोई समस्या होती है तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेएम न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।